नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो सरकार 2024 में। बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, बात कर रहे हैं सरकार की। इंटरेस्टिंग आंकड़े, इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आ रही है और मजा आ रहा है इसको कवर करने में, इस पर बात करने में, क्योंकि फाइट तो टफ दिख रही है। जब अच्छी फाइट होती है, टफ फाइटर्स होते हैं तो अच्छा लगता है, बेहतर एक माहौल दिखता है, क्योंकि लगता है कि लोकतंत्र को अभी कोई खास खतरा नहीं है और ये जनता की ताकत जनता के हाथ में है और जनता डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी सरकार होगी, किस तरीके से चीजें काम करेंगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का शो सरकार 2024 आपके सामने स्क्रीन पे, इंडिया न्यूज बिजनेस पे, जहां पे लगातार 100 घंटे से ऊपर की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। 200 से ज्यादा गेस्ट आपके साथ में जुड़ रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग फील्ड से। वो बता रहे हैं कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है आजादी से लेकर के अभी तक, पिछले 10 सालों में किस तरीके से सरकार ने काम किया और उसका किस तरीके का फायदा उन्हें मिला, और अगले आने वाले 5 सालों में जो नई सरकार आने वाली है उससे उनको क्या है उम्मीदें, किस तरीके के हैं सुझाव। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और उनके पास चलते हैं। और उससे पहले मेरे सहयोगी गौरव सिंह सेंगर हमारे साथ में हैं दिल्ली स्टूडियो से। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून गौरव। और गौरव, इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं, एक बात, किस तरीके की खबरें, किस तरीके के रुझान आ रहे हैं चुनाव से, ईवीएम से निकल करके किस तरीके की चीजें सामने? सर अभी ईवीएम से जो चीजें सामने आ रही है उसमें बीजेपी काफी आगे दिख रही है। नरेंद्र मोदी मॉर्निंग के टाइम पे काफी पीछे दिख रहे थे, लेकिन अब वो भी आगे दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयपुर से जो मतगणना हुई है उसमें 13 से 15 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। और बीजेपी जयपुर शहर में जो प्रत्याशी उनकी मंजू शर्मा है, वो उनकी जीत लगभग तय है। तो ये कुछ अपडेट है और करीब 11 लाख मतों की गिनती हो चुकी है। और भाजपा की अगर मंजू शर्मा की बात करी जाए तो 2,34,000 वोट से आगे चल रही हैं। वहीं अगर हम अमेठी से स्मृति ईरानी की बात करें तो वो पीछे चल रही हैं। तो ये कुछ अपडेट है फिलहाल जो रिसेंट अभी हमारे सामने आए हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट अपडेट्स हैं अलग अलग जगह से, जो जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। और फाइट तो टफ हो गई है और 300 का आंकड़ा तो कम से कम एनडीए अभी नहीं टच करता दिखाई दिया है रुझान में। 297 के आसपास आकर के कहीं सुई रुकी हुई है, लेकिन 297 का मतलब एनडीए तो सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी अकेले दम पे 242 सीटें ही हैं। तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वो एक चिंता का विषय है कि अगर बीजेपी इतनी कमजोर होती है कि अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती, यानी खुद मेजोरिटी में अकेले दम पे नहीं है, तो भी एक समस्या हो सकती है, एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए। और वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन 227 के आसपास आकर के अटका हुआ है, तो उससे ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेकिन 297 से नीचे एनडीए भी नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं फाइट अभी टफ है और लगता है कि शाम तक हमारे लिए काम बहुत रहेगा। चलिए आज के मेहमानों को जोड़ते हैं, हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं और उनको साथ में लेते हैं। और हमारे साथ में है आदित्य कुशवाहा जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर जी। और आदित्य जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा बोलने से पहले, तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ एनके गुप्ता जी हैं, जो कि चेयरमैन है मंगलम ग्रुप के। स्वागत है सर, बहुत बहुत शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोनों मेहमानों को हमारी आवाज अच्छे से मिल रही होगी। और एनके गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है मंगलम ग्रुप के, उनसे एक बार समझना चाहता हूँ कि सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि और हम ये जो कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी राय ले रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर चैनलों पे तो आपको वो दिख रहा होगा कि कोई पॉलिटिशियन है, वो कुछ बता रहा होगा, लेकिन उनके अपने सीधे सीधे इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि वो खुद इलेक्शन में पार्टी है, स्टेक होल्डर है। लेकिन हम दूसरे तरीके के स्टेक होल्डर हैं, हम देश के वो नागरिक हैं जिनके ऊपर असर पड़ता है पॉलिसीज का। और ये जो शो है ये है सरकार 2024, देश का सबसे बड़ा शो, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोल्स की, पॉलिटिक्स की और पॉलिसीज की। और यहाँ पे आपसे जो पॉलिसीज पे समझना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से देखते हैं, क्या पॉलिसीज सरकार की पिछले आजादी से लेकर के अब तक किस तरीके का रहा है, और आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से देख रही है पीछे का अब तक की जर्नी, और आगे का रास्ता कैसा दिखता है?
देखिए, रोटी कपड़ा मकान आधारभूत आवश्यकता है आदमी की। इंडिपेंडेंस के बाद में आवास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और मेरा ये मानना कि 1990 के बाद में इस इंडस्ट्री ने जोर पकड़ा और हर शहर में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का आगाज हुआ और इंडस्ट्री में अच्छे लोगों ने प्रवेश किया। और आज की तारीख में हर शहर में पॉपुलेशन को देखते हुए जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं, टाउनशिप्स बन रही हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही हैं, वो एक काबिल तारीफ है। और मेरा मानना है कि सरकार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आए तो ये सेक्टर क्योंकि आधारभूत सुविधाओं में आता है, ये विकास करेगा। आगे मैं अच्छा भविष्य मानता हूं इसका, रियल एस्टेट का। हर लोगों की जीवन स्तर बढ़ रहा है और हर एक को इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए। उस वजह से आने वाले टाइम पे डिमांड और बढ़ेगी और शहरों में फ्लैट्स का सिस्टम आएगा और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोरोना के बाद में रियल एस्टेट में और अच्छा इफाजा हुआ है। कोरोना के बाद में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हाउस और एक स्पेशियस फ्लैट्स की जरूरत को मानता है। तो 2020 के बाद में इस सेक्टर में और बढ़ोतरी हुई है। जी ठीक है, तो रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरीके की चीजें और आगे की अभी क्या सुझाव हैं, क्या उम्मीदें हैं, उस पर भी आऊंगा। पहले आदित्य कुशवाहा जी से एक बार देख लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को, क्योंकि वो भी इस सेक्टर के एक लीडिंग प्लेयर हैं। और ओवरऑल क्या लगता है सर कि अगर जिस तरीके से पिछली सरकारों में कुछ अच्छी चीजें रही, कुछ बुरी चीजें रही, क्या कैसे एनालाइज करते हैं ओवरऑल अभी तक का रिपोर्ट कार्ड और आगे कैसे देखते हैं? तो देखिए, पिछले जब से, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जब से देश आजाद हुआ तब से रियल एस्टेट प्राथमिकता रही है, क्योंकि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान, जैसे जो गुप्ता सर भी बोल रहे थे, ये हमेशा से हर सरकार की प्राथमिकता रही है। किसी न किसी तरीके से उनको जो है बढ़ावा दिया जाए, उनके बारे में चीजों को जो है और इम्फेसाइज किया जाए। अब पीछे गवर्नमेंट ने भी मल्टीपल डिसीजन लिए, हुड को एस्टेब्लिश किया, हाउसिंग फाइनेंस की कई वर्टिकल एस्टेब्लिश किए, रेरा लेके आए और इस सेक्टर में लगने वाले जीएसटी को भी रिफॉर्म किया। लेकिन अभी भी हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल से जो लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी उतने अच्छे हाउसिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ का जीवन यापन उतना अच्छा नहीं है। इसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज के रूप में शहर भागना पड़ता है और उसका जो लोड है वो शहरी क्षेत्र को मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए उनका शहरों में पोल्यूशन बढ़ रहा है और शहरों में तमाम सारी और दिक्कतें पैदा हो रही। तो अगर गवर्नमेंट रूरल हाउसिंग की तरफ कुछ उसके लिए विचार लेके आए, उसके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम लेके आए, उसकी कुछ योजनाएं बनाए, जैसे पॉसिबल है। अगर आप देखें उत्तराखंड, केरला, ये जगह आयुर्वेदिक मेडिकल टूरिज्म के नाम पे बहुत पॉपुलर हैं, बट यहाँ से भी लोग क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। अगर वहां पर हम कुछ इस तरीके से बनाए सिस्टम, गवर्नमेंट उसका प्रोविजन लेके आए, तो लोग जाते हैं, मेडिकल टूरिज्म के नाम पे जाते हैं और वहां से पलायन भी नहीं होगा। जी ठीक है, हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक अच्छा सुझाव है कि रूरल सेक्टर के अंदर में कि क्यों रियल एस्टेट को केवल शहरों से जोड़ करके देखा जाता है, क्यों नहीं गांवों की तरफ भी देखा जाता है, क्यों गांव में आदमी अपने आप बनाए और झोपड़े में रहे, क्यों नहीं बिल्डर्स वहां पे फोकस करते हैं। लेकिन वहां पे ये कह रहे हैं कि सरकार भी अगर थोड़ा सा सहयोग करेगी तो बिल्डर्स भी उसके ऊपर अच्छे बेहतर तरीके से, और वहां पे संभावनाएं काफी हैं। जब आप कहते हैं कि वहां पे एग्रीकल्चर को अपने आप में इतना फायदा मिल रहा है एज एन इंडस्ट्री, तो उससे जुड़े हुए लोगों को वहां रहने के लिए बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इससे पहले कि गुप्ता जी के पास मैं वापस जाऊं, गौरव कुछ और अपडेट, क्या आंकड़े आ रहे हैं? अपडेट आंकड़े सर ये आ रहे हैं कि इस टाइम बिल्कुल रस्साकसी वाला खेल चल रहा है एक तरफ से, अगर हम समझें इस चीज को। अभी एनडीए का 298 है, वहीं इंडिया अलायंस का 226 के आसपास चल रहा है। और अभी तो कुछ हद तक वही आपकी वाली बात की बीजेपी अपने दम पे तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे शाम के अपडेट्स आएंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट्स में कुछ और बदलाव आए और बीजेपी आगे दिखे, और या फिर कोई बदलाव हो सकता है कि देखने को मिले कि बिल्कुल सरकार भी बदल के नहीं आ जाए, तो वो शाम तक पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल वो रस्साकशी वाला खेल है वो जारी है। जी, तो रस्साकशी का खेल जारी है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ तो एक बड़ा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर में कई सीटों पे जो रुझान है
वो कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई दिख रही है। और शायद ये जो जोड़ी बनाई गई थी जिसपे काफी मजाक भी उड़ाया है प्रधानमंत्री जी ने, दो लड़कों की जोड़ी, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है, उसका फायदा आता हुआ दिख रहा है उस अलायंस को, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि फिर वही चीज की प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो काफी हद तक कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश से निकलता है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, उस पर नजर रखेंगे। वापस से एनके गुप्ता जी के पास जाते हैं जो कि चेयरमैन है मंगलम ग्रुप के। और गुप्ता जी, आपने इतने अपने जीवन में अभी तक इतने सालों में बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कोई ऐसी पर्टिकुलर सरकार या कोई ऐसा कानून जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा रहा? आप चाहे तो नाम ना लें, आप चाहे तो उस सरकार का या उस पार्टी का नाम ना लें, वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आपको लगता हो कि कोई ऐसा कानून बनाया गया वो बहुत अच्छा था, या कोई कानून ऐसा बनाया गया या चल रहा है जो कि बहुत गड़बड़ है, बहुत खराब है, और जिसपे आने वाली सरकार को ध्यान देना चाहिए? मेरा ये मानना है कि ऐसा हर सरकार ने रियल एस्टेट के लिए अच्छा ही किया है, पर क्योंकि रियल एस्टेट एक आधारभूत जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि सरकार इस पे कम से कम टैक्स लगाए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को आवास उपलब्ध करवाने का। तो इस क्षेत्र से जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी व इनकम टैक्स इनसे हटा करके दूसरी विलासिता के जो है, मान लीजिए इसमें अल्कोहल पॉलिसी है, एंटरटेनमेंट है, उन पे टैक्स बढ़ा करके इस सेक्टर को अगर कम करेगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, इंडिया के पब्लिक को सस्ते दामों के ऊपर आवास मिल पाएगा, जो कि बेसिक आवास की जरूरत है। और सरकार का भी ये दायित्व है कि वो अपनी जनता को सस्ते दामों के ऊपर आवास उपलब्ध कर रहा है। जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स के ऊपर में बढ़ा करके और आपके सेक्टर पे कम कर दिया जाए, ये बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो लोग आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, और अभी आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको लिकर सेक्टर वाला कोई मिल सकता है जो कहेगा कि इकोनॉमी तो हम ही चला रहे थे, जब सब कुछ बंद पड़ा, कोविड और लॉकडाउन हो रखा था तो हमारे ही चलते सब कुछ संभला रहा। तो ठीक है, वो एक ऑन द लाइटर नोट कह रहा था, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सही बात है कि और नहीं, जरूरी नहीं है वहां बढ़ाने के, कुछ और तरीके निकाले जा सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को संभाला जाए, क्योंकि ये सेक्टर में, और कम से कम उसका कुछ और तरीका वैसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो बायर्स होते हैं, कम से कम उनके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा सुविधा होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई इंसेंटिव। थोड़ा बहुत सरकार ने दिया भी है, तो वो नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है कि टैक्स के अंदर में भी कुछ कुछ उनको इनकम टैक्स में उसके ईएमआई पे रिबेट और उस तरीके की चीजें हैं इंटरेस्ट पे, लेकिन शायद कुछ और बेहतर किया जा सकता है या कुछ और चीजें करी जा सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जिनको कि, क्योंकि एक सपना होता है सबका कि अपना घर और वो वाला, और उसके लिए अगर कोई कुछ कोशिश करा तो थोड़ा सहयोग सरकार को और कर सकते हैं, जहां तक जो आप कह रहे हैं, तो वो उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। आदित्य जी, एक बार आपके पास भी आ रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज, और वो कोई ऐसी स्कीम, मतलब कोई ऐसी चीज वो भी हो सकती है जहाँ पे सीधा सीधा इंडस्ट्री पर नहीं हो, जैसे अभी हम टैक्स की बात कर रहे थे और वो वाला, तो वो रियल एस्टेट के अलावा भी नॉर्मल भी उसके अंदर में, या कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि सरकार को जिस पे ध्यान देना चाहिए, या जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा था, उसको याद भी दिला सकते हैं आप नई सरकार को, आने वाली सरकार को, जिससे कि उस पे उसको और बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब किसी चीज को, कोई अच्छी अगर स्कीम है तो उसको और एक्सपेंड किया जा सकता है या उस पर और एनहांस किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज है? देखिए, रियल एस्टेट तो हमेशा जो है ये माना जाता है कि मदर इंडस्ट्री है मल्टीपल इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मेजर क्लाइंट है, ठीक है, मेजर खपत सीमेंट की रियल एस्टेट में ही होती है, और ऐसी तमाम सारी जो है अदर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिनका मेजर यूटिलाइजेशन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में होता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है, आइदर डायरेक्ट जॉब्स लेके आता है, इनडायरेक्ट जॉब्स लेके आता है। इसके साथ साथ उसके बावजूद रियल एस्टेट को अभी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है। आप बैंक्स के पास जाइए तो रियल एस्टेट को, मतलब बिल्डर नाम लगते ही बैंक उसको लगने लगता है कि ये तो मेरा पैसा मार ही जाएगा, ठीक, एक धारणा बन गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में अगर लगता है सरकार को, तो सरकार रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास कुछ और रेगुलेटरी बनाए, जिससे उस रेगुलेटरी के दायरे में रह के डेवलपर और बेटर परफॉर्मेंस दे सके और उसकी इमेज बाजार में सुधरे, उसको लगे बैंक्स उसको खुल के सामने आए। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है
तो एज ए डेवलपर वो कस्टमर को और मोर अफोर्डेबिलिटी कर सकता है, प्राइस वाइज बेटर लेके आ सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम और आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा ही चेंज हो गई है। अब जो घर पहले मिल जाता था आसानी से 20-25 लाख रुपए में, अब वो मेट्रो शहर में 20-25 लाख रुपए घर नहीं रह गया है, टाउन की सिटी में नहीं रह गया। तो वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी की सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे, और जो है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी, जैसे रेरा लेके आए, तो रेरा से इंश्योर होता है कि जो फंड का यूटिलाइजेशन है वो समय पे हो रहा है और टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी को लेकर अभी कोई रेगुलेटरी नहीं है। तो ऐसे रेगुलेटरी चेक्स, ऐसे रेगुलेटरी पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के जरिए, जिनके जरिए डेवलपर्स की इमेज, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं उनकी इमेज ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस वाइज अच्छी हो जाएगी, और उन अच्छे कैटेगरीज को शॉर्टलिस्ट करते हुए अफोर्डेबल रेट में उनको फंड मुहैया कराया जाए, जिससे जो है उनके प्रोजेक्ट्स और जो है वो आगे डेवलपमेंट किया करा सके। जी ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग है। और एक बार फिर इससे पहले गुप्ता जी के पास जाऊं, गौरव जी से, गौरव सिंह हमारे सहयोगी हैं, उनसे एक बार पूछ रहा हूं, गौरव कुछ और अपडेट्स इलेक्शन से जुड़े हुए, रिजल्ट से जुड़े हुए? सर अपडेट से पहले एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि अगर हम ये पूरी की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें पिछले एक दशक के टाइम पीरियड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका पंचायत वाली वेब सीरीज जो आई है अभी, उसमें काफी ज्यादा 2 एपिसोड तो उसी पे निकाल दिए थे, ठीक है, तो वो किस हद तरीके, सर 2 एपिसोड उसी पे गए थे उसके। तो ये जो आवास योजना है, ये किस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, या उन लोगों को जिन लोगों को घर लेने हैं लेकिन पैसा नहीं है, उनको किस हद तक सपोर्ट करती है? ठीक है, तो इनफैक्ट इसको मैं वैसे अगर इसी सवाल को रीराइट करूं तो मैं कहूंगा कि क्या सर ये एक कंपटीशन जैसा होता है रूरल एरियाज में? अभी जैसे आदित्य जी भी कह रहे थे, उनसे भी इस पे रिएक्शन लूंगा, तो क्या उसमें वो इनेबलर है, उसका फायदा होता है, इंडस्ट्री को फायदा होता है, या इंडस्ट्री इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रही है, या किस तरीके से चीजें हो रही? देखिए, डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट्स आ रही है रियल एस्टेट को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्टेट्स में मुख्यमंत्री आवास योजना है, इनमें जो गरीब तबका या मिडिल क्लास है उसके लिए स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई है, प्लस जीएसटी में भी छूट दी गई है, और इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को आवास प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान इस सेक्टर पे रहा है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो और चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, और दोनों का ही इसमें रहा। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, जिसमें गरीबों के लिए 20% का एरिया सुरक्षित रखना पड़ता है, और उनके ऊपर जीएसटी नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी में भी है, और वो वन टाइम है। इवन बैंक्स भी उनको कम रेट के ऊपर फाइनेंस करती है, और तो फिर भी इस सेक्टर को और बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर बैंक्स इस सेक्टर को फाइनेंस करेंगे और टैक्सेस में कंसेशन होगा, तो वो दिन दूर नहीं जबकि इंडिया के हर परिवार के पास में अपना खुद का आवास हो। हम चाहेंगे कि इस सेक्टर में इंडिया के हर घर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसके पास में खुद का अपना आवास हो। जी, गौरव आप एक इलेक्शन से रिलेटेड अपडेट्स भी दे दीजिएगा, और साथ ही साथ जो निफ्टी का चार्ट है इसको 1 डे लगा दीजिए, तो एक बार उस पर देख सकें, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ डे लोज के आसपास काम कर रहा है और लगातार गिरावट है, तो ये बड़ा चिंताजनक है, और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए और बहुत सारी कंपनीज के लिए, स्टॉक्स के लिए भी। इसका नीचे वो 1D लिखा होगा, सबसे वो नीचे वाली लाइन में, उसको क्लिक कर दीजिएगा। 1D 5D मैं इसको अपडेट कर देता हूँ सर। पहले एक अपडेट दे देता हूँ इलेक्शन से जुड़ा। वो अपडेट ये है कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा से जो है वो 1,71,434 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है और लगभग 36 राउंड में काउंटिंग होगी, तो अभी फिलहाल सबसे आगे ये चल रहा है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर है, तो ये अभी नोएडा से अपडेट है। जी ठीक है, तो नोएडा गाजियाबाद बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें हैं और इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही है। जी गौरव, और भी कुछ अपडेट्स हो तो? अभी बीकानेर और झुंझुनू से कुछ अपडेट्स आ रहे थे, एक बार वो भी देख लीजिए।
मैं सिर्फ तो पहले निफ्टी वाला वो कर देता हूँ अपडेट, उसके बाद। जी सर। इसके बाद अगर झुंझुनू से बात करें तो झुंझुनू से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो 12,178 वोटों से आगे है, और झुंझुनू सीट पे काउंटिंग जो है वो अभी जारी है, और कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला जो है वो 12,298 वोटों से आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और विजेंद्र ओला की अब तक 3,64,598 वोट मिले हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो शुभकरण को 3,52,418 वोट मिले हैं। जी ठीक है। और इसके अलावा अगर 21,420 से भी नीचे काम कर रहा है तो बड़ी गिरावट है, और कहीं ना कहीं संकेत है कि कुछ बड़ा हो रहा है। एनडीए फिलहाल 300 का आंकड़ा तो नहीं पार कर पा रहा है, किसी भी एक भी टिक अभी तक मुझे ऐसे नहीं दिखी, तो 296 297 के आसपास जाकर के एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर नहीं निकला है। तो वो एक चीज है जिसमें कि बीजेपी को उतनी बहुमत नहीं है अकेले दम पे सरकार बनाने की, तो अलायंस एनडीए तो फिलहाल एक चीज है। और दूसरी चीज जो इंडिया का जो आंकड़ा है वो 225 के ऊपर लगातार चल रहा है। तो शायद आज आखिरी चरण तक, जो आखिरी राउंड्स होते हैं काउंटिंग के, वहां तक ये इंटरेस्टिंग मैच जाने वाला है, जिसको कहते हैं कि वो वाला मैच है जो आखिरी ओवर में और आखिरी बॉल तक आपको अटका के रखता है। आदित्य जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, इस चुनावी प्रक्रिया को, और इसके अलावा इसी से जोड़ते हुए आपकी इंडस्ट्री इसके अंदर में किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है? देखिए, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जो है यंगस्टर्स ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, और उसकी वजह से जो है जो पीछे अभी मॉर्निंग में टीवी में भी आ रहा था कि लोगों ने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से निकल के डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस किया है। एम्प्लॉयमेंट को फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं जो है यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री में मेजर एम्प्लॉयमेंट ही यंगस्टर्स को रहता है। और जब यंगस्टर्स के पास उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो उसका फायदा डायरेक्टली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलता ही मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी जैसे ही थोड़े से पैसे सेव करता है तो कहता है चलो कुछ मकान खरीद लेते हैं, कुछ पूंजी खरीद लेते हैं। तो पूंजी में पहला ध्यान रियल एस्टेट को जाता है। तो रियल एस्टेट पिछले 10, 12, 15 साल से लगातार ग्रोइंग है। मेट्रो सिटीज में तो बहुत ही अच्छा है, लग्जरी हाउसिंग में काफी अच्छा चल रहा है। जहाँ रेंटल अर्निंग की बात हो रही है, जहाँ रेंटल अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ रियल एस्टेट बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ समय से, जो मैं अभी पीछे डिस्कस भी कर रहा था, कि इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म, हॉलिडे होम्स, ठीक है, और जो है इन सब का ट्रेंड बढ़ा है। तो अगर जो है गवर्नमेंट या इन सब चीजों की तरफ फोकस करें, जैसे अभी बहुत बेसिक सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी केदारनाथ में बहुत ओवर क्राउड हो गया, ठीक है, या अभी जो है माउंट एवरेस्ट में भी बहुत ओवर क्राउड हो गया, पीछे न्यूज चैनल लगातार, और सबको अवेयरनेस है, पूरे इंडिया को पता है। तो यहाँ कौन पहुंच रहा है? यहाँ लोग यंगस्टर्स पहुंच रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी लोकेशंस, जो टूरिज्म लोकेशंस हैं, उन पे गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट कुछ ऐसे फोकस करे जिससे वहाँ का लोकल टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लोग इन्वेस्ट करते हैं कि लोग पहले आपको अगर याद हो तो लोग जो बहुत सुपर रिच जो है क्रीमी लेयर हुआ करती थी, वो नैनीताल में या और किसी पहाड़ों में उनका एक फार्म हाउस, आउट हाउस हुआ करता था, वैकेशन होम हुआ करता था। अब वो बीच में ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन अब वो ट्रेंड यंगस्टर्स के बीच में दोबारा से आना स्टार्ट हो गया है। लोग वैकेशन हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो फ्रैक्शन ओनरशिप के जरिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंपनियां जो है उसको एक वैकेशन होम की अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इधर रुझान अगर डाल देती है तो ये जो है, ये सेक्टर है, ये ग्रो करेगा। वापस टूरिज्म के जरिए पैसा वापस रूलिंग में आएगा, लोग जाएंगे, टूरिज्म एंजॉय करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, और उसका डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट में मिलेगा। लोग टैक्स पे करेंगे, हॉलिडे होम का जो टैक्स है, परचेस करते समय वो टैक्स जमा करेंगे, जो ट्रैवल का टैक्स है वो जमा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट मिलता ही मिलता है। जी ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पैक्ट है जिस पे एक नजर है। और एक क्लोजिंग कमेंट गुप्ता जी से ले रहा हूँ। सर, ये ओवरऑल अब
क्या तस्वीर लगती है और आगे आने वाला समय उसके अंदर में इंडस्ट्री किस तरीके से, क्योंकि अब चैलेंजेस फिर कुछ अलग तरीके के शायद आएंगे, और पीछे जो एक कहीं वो लगता है कि क्या बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ ही एक ब्रांड्स हैं और वो ब्रांड हर सेक्टर में हर जगह, और क्योंकि मैं गुरुग्राम रहता हूँ गुड़गांव में, तो वहां पे भी इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स जो कि पहले कभी हमने नहीं सुने थे। तो पहले शुरुआत हुई थी, तो ठीक है कि वो तो काफी समय पहले शुरुआत हो गई थी महिंद्रा या गोदरेज के प्रोजेक्ट्स की, लेकिन इधर आते आते पिछले कुछ एक सालों में तो अडानी ग्रुप और ये वो, तो ये बहुत सारे वो वाले ब्रांड्स हैं जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, और वो आपके रियल एस्टेट में भी आ गए हैं, हर जगह है। तो ये कुछ कंसोलिडेशन है, अच्छा है इंडस्ट्री के लिए या बुरा है? देखिए, जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं जो पहले इंडस्ट्रीज में थे, वो अब जैसे रेमंड आ गया, अडानी आ गया, तो रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। आज बॉम्बे में जो स्लम एरियाज है उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल गया, या रेमंड जिनके पास में जमीन थी वो आ गए हैं, अन्य ग्रुप भी रियल एस्टेट में आ रहे हैं, और एक स्वागत योग्य है कि अच्छे लोग, अच्छे ग्रुप अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो डेफिनेटली जनता के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें ईमानदारी से काम होगा, लोगों का जो पैसा पहले डूबता था या 420 होती थी वो अब नहीं हो पा रही है, रेरा आ गया है, और अच्छे बिल्डर्स आना एक शुभ संकेत है। तो मैं मानता हूं कि आने वाला टाइम रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। लोग जितना एम्प्लॉयमेंट ये दे रहा है, इसके पीछे करीबन 300 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है अनस्किल्ड लेबर को, और प्लस लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास सभी के लिए एक आवश्यकता है रियल एस्टेट। और इसमें अब जो एक ट्रेंड देखने में आया है कि रियल यूजर ज्यादा है, पहले कुछ टाइम पहले इन्वेस्टर्स थे, अब रियल यूजर है, और जितने भी फ्लैट्स ये बन रहे हैं वो 90% ऑक्युपाइड है। तो मेरे मानने में रियल एस्टेट का भविष्य बड़ा उज्जवल है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, और जितने अच्छे ग्रुप अब इसमें और आएंगे बहुत अच्छा होगा कि एक सिस्टमेटिक कार्य हो पाए। रेरा इनकी वजह से जितना भी हुआ कंट्रोल वो भी बहुत अच्छा है, आने वाला टाइम बहुत शुभ रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, आने वाला टाइम बहुत शुभ रहेगा। एक आदित्य जी, चलते चलते क्या रेरा में कुछ सुधार की गुंजाइश और है, या कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और सुधार किया जा सकता है रेरा के सिस्टम में? मेरे को लगता है कि अगर उसमें क्वालिटी कंट्रोल का एक सेगमेंट और ऐड हो जाए तो कस्टमर्स के लिए थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली होगा और ज्यादा जो है पारदर्शिता भी होगी। जी, ठीक है। तो ये आपने पहले भी मेंशन किया था, क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए कि केवल टाइमलाइन ना हो लेकिन क्वालिटी भी हो, क्योंकि हमने वही गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे वो चिंटल्स और उस तरीके की चीजें देखी हैं जहां पूरा पूरा फ्लोर बैठ जाता है और कई कई फ्लोर बैठ जाते हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय रहता है। तो वो भी एक एलिमेंट, उसके भी QCB का भी कुछ उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ये बेहतरीन चर्चा हमारे साथ में रियल एस्टेट सेक्टर पे करने के लिए। थैंक यू सो मच इनके गुप्ता जी जो कि चेयरमैन है मंगलम ग्रुप के, और आदित्य कुशवाहा जी जो कि CEO हैं एक्सिस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।